OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मुसलमानों का वही ग्रुप कि जो हमेशा उस वक्त चर्चाओं में आ जाता है कि जब भी दुनिया के किसी इलाके में मुसलमानों से जुड़ा हुआ कोई मामला पेश आता है। खास तौर से फिलिस्तीन के मामले में तो लंबे वक्त से ही वक्त पर इस ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग्स होती रहती हैं। और अभी हालिया दौर में ये ग्रुप उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया कि जब इसराइल की तरफ से एक गल्फ कंट्री मतलब कि कतर के ऊपर खतरनाक एयर स्ट्राइक्स की गई थी। कहने को तो ये ग्रुप UN के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है, लेकिन इसका जो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है उसको देखते हुए हर किसी के दिमाग में ये सवाल जरूर आता रहता है कि क्या वाकई ये ग्रुप इफेक्टिव है भी। मतलब इस ग्रुप के अंदर जितने भी देश पाए जाते हैं, क्या उनके अंदर इकोनॉमी के लिहाज से, मिलिट्री के लिहाज से या बाकी अलग अलग चीजों के लिहाज से भी कोई ऐसी जान मौजूद भी है कि ये दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम को हिला सकते हैं? क्या मुस्लिम दुनिया के किसी भी मैटर को लेकर या मेनली फिलिस्तीन के मैटर को लेकर जो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर है उससे टकरा सकते हैं? तो इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड 57 देशों से मिलकर बनने वाले इस ग्रुप के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये पूरी दुनिया पर फैला हुआ है तो शायद कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि भले ही ज्यादातर देशों का ताल्लुक एशिया और अफ्रीका के साथ हो, मगर इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इसके अंदर मलेशिया और इंडोनेशिया की शक्ल में ऐसे देश मौजूद हैं कि जो दुनिया के एक छोर पर मौजूद हैं, तो वहीं साउथ अमेरिका का गयाना जैसा देश भी मौजूद है कि जो दुनिया के बिल्कुल दूसरे छोर पर मौजूद है, जबकि अल्बानिया की शक्ल में इसके अंदर यूरोपियन देश भी मौजूद है। अगर इन तमाम देशों को जोड़कर इनका क्षेत्रफल देखा जाए, इनका एरिया देखा जाए, तो वो इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया के क्षेत्रफल के मुकाबले में वो लगभग 21% के करीब बनता है, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया की जमीन का जो 5वां हिस्सा है वो इन्हीं OIC मेंबर्स के पास है। जबकि अगर आबादी की बात करें तो वो भी इन सारे देशों की मिलाकर लगभग 2 अरब 10 करोड़ से ऊपर बनती है, जो पूरी दुनिया की आबादी के मुकाबले में 26% के करीब बन जाती है। जिससे अब हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में पाए जाने वाले इंसानों में से हर चौथा बंदा इन्हीं OIC मेंबर्स में से किसी एक देश का नागरिक है। अब सवाल ये है कि ये सारे मुस्लिम देश के जो दुनिया के लगभग 21% हिस्से पर रहते हैं और जिनकी आबादी भी दुनिया की टोटल आबादी में लगभग 26% बनती है, ये हमारी दुनिया की इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? तो आपको जानकर हैरानी होगी, बल्कि शायद झटका भी लगेगा कि अगर इन सारे देशों की इकोनॉमी को मिला भी लिया जाए तो 2023 तक के डेटा के मुताबिक ये नंबर 8.9 ट्रिलियन डॉलर्स के करीब बनता है। मतलब जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी है उसका लगभग 8.5%। दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है मतलब कि अमेरिका, उसके मुकाबले में लगभग 3 से 4 गुना कम। जबकि अगर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चाइना को सामने रखा जाए तो उसके मुकाबले में भी ये सारे देश मिलकर लगभग आधे पर ही आकर खड़े होंगे। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि इन 57 देशों में से भी उन चंद गिने चुने देशों को अगर निकाल दिया जाए कि जो तेल की दौलत से माला माल हैं, तो बाकी बचे हुए 40 से 45 देशों की इकोनॉमी आधे पर आकर रुकेगी। अब अगर डिफेंस की बात करें, मतलब मिलिट्री के लिहाज से ये तमाम OIC के देश कितना ताकतवर हैं, कहां पर टिकते हैं, तो सबसे पहले अगर इनके डिफेंस बजट पर ही नजर डालें तो इन तमाम देशों का अगर मिलिट्री बजट एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो बनता है लगभग 232 बिलियन डॉलर्स, जो जाहिर है इकलौते चाइना के 296 बिलियन डॉलर से भी कम नजर आता है। जबकि एक नंबर पर मौजूद अमेरिका की तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि उसका डिफेंस बजट इन लोगों से कई गुना ज्यादा मतलब 900 बिलियन डॉलर्स के भी पार है। और हाँ, यहाँ पर आप लोग ये भी याद रखें कि बिल्कुल इकोनॉमी की तरह डिफेंस के मामले में भी हम ये तमाम बातचीत 2023 तक के डेटा के मुताबिक कर रहे हैं। इन 53 देशों में से भी अब अगर ईरान और कुवैत जैसे 2 और भी देशों को कम कर दिया जाए तो जो बाकी बचे हुए 50-51 देश हैं, उन तमाम का मिलाकर जो डिफेंस बजट होगा वो लगभग 83 बिलियन डॉलर्स के करीब होगा, जो जाहिर है इकलौते इंडिया के बराबर होगा। यहाँ पर एक और नोट करने वाली चीज ये भी है कि OIC के अंदर ये जो डिफेंस पर ज्यादा खर्च करने वाले गिने चुने देश हैं भी, इनमें से भी ईरान, टर्की और मुस्लिम दुनिया का इकलौता न्यूक्लियर पावर मतलब पाकिस्तान जैसे 3 ही देश ऐसे हैं कि जिनके बारे में वाकई एक्सपर्ट्स के बीच ये माना जाता है कि ये ताकतवर हैं। वरना सऊदी अरबिया, कतर, कुवैत और UAE जैसे देश के जिनका डिफेंस बजट तो अच्छा खासा है और वो आए दिन दुनिया के जो सबसे महंगे अमेरिकी हथियार हैं वो भी खरीदते रहते हैं, लेकिन वक्त आने पर वो मैदान पर भी इतने ही ताकतवर साबित होंगे या नहीं, इस बात को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स में डाउट पाया जाता है।
दोस्तों अब अगर HDI मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी OIC देशों का हाल बहुत खराब नजर आता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ये 3 चीजों को नजर में रखते हुए दुनिया के तमाम देशों को रैंक करता है। वो 3 चीजें होती हैं हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। मतलब किसी भी देश के अंदर रहने वाले लोगों का जो हेल्थ का सिस्टम है, उनकी जो एजुकेशन का सिस्टम है और उनकी जिंदगी जीने का जो मेयार है, मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है, वो किस हालत में है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चीजों को नजर में रखते हुए जो एक रैंकिंग लिस्ट जारी की जाती है उसमें से जो टॉप 50 देश हैं OIC के सिर्फ और सिर्फ 6 देश हैं, सऊदी अरबिया, कतर, UAE, कुवैत, बहरीन और टर्की। जबकि इससे उलट आप लोग इसी लिस्ट को अगर नीचे से देखना शुरू करेंगे तो 50 जो सबसे नीचे के देश हैं उनमें से 25 OIC के मेंबर हैं। किसी भी देश के अंदर कानून की हुक्मरानी किस हद तक है, मतलब कि रूल ऑफ लॉ का क्या हाल है, इसको लेकर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट हर साल एक लिस्ट जारी करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस लिस्ट में भी जो टॉप 50 देश हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक OIC का मेंबर है जिसका नाम है UAE। और यहाँ भी अगर नीचे से आप देखना शुरू करेंगे तो नीचे के जो 50 देश हैं उसमें से 23 OIC के मेंबर्स नजर आएंगे। यहाँ पर सऊदी अरबिया, कतर और बहरीन जैसे कुछ ऐसे देश भी हैं कि जिनका इससे रिलेटेड कोई भी डेटा दुनिया के सामने आता ही नहीं है, जिसकी वजह से इनको रैंक भी नहीं किया जाता है। मगर जाहिर है इस तरह का कोई भी डेटा बाहर न आना भी एक नेगेटिव चीज के तौर पर ही देखा जाता है। अब अगर स्पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर भी बाकी दुनिया के मुकाबले में OIC का हाल काफी बुरा नजर आता है। खेलों की दुनिया के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक पर ही नजर डाल ली जाए तो पिछले 5 बार के ओलंपिक्स में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि जब किसी OIC मेंबर ने टॉप 20 में जगह बनाई हो। पहली बार तो 2012 में ईरान ने 13 मेडल्स के साथ 12वीं रैंक हासिल की थी, जबकि जो दूसरी बार था वो अभी 2024 में ही हुआ था कि जब 13 मेडल्स के साथ उज्बेकिस्तान ने 13वीं रैंक हासिल की थी। अब चाहे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट हो या ग्लोबल पीस इंडेक्स हो या फिर सबसे ज्यादा नोबेल प्राइजेस जीतने वाले देशों की लिस्ट हो, हर जगह पर ही OIC मेंबर्स का हाल आप लोगों को लगभग ऐसा ही नजर आएगा। आखिर में अगर एक और भी अहम चीज पर नजर डालने की कोशिश करें तो दुनिया की जो 100 सबसे बड़ी कंपनीज हैं उनमें OIC से सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी है जो कि सऊदी अरबिया की सऊदी अरामको है। इन कुछ अलग अलग तरीकों की चीजों पर नजर डालकर आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये OIC कहाँ स्टैंड करता है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि OIC के अंदर जो 8-10 ऐसे देश हैं कि जो पैसे या डिफेंस के लिहाज से ठीक ठाक समझे जाते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस भी इस ग्रुप में सबसे ज्यादा समझा जाता है, उनमें से आधे से ज्यादा देश तो ऐसे हैं कि जिनकी चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या फिर डिफेंस के मामलात हों, सारी की सारी चीजें अमेरिका के इशारे पर चलती हैं। यानी दोस्तों हम यहाँ पर गल्फ कंट्रीज की बात कर रहे हैं। तो साथियों अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस ग्रुप को ऐसे चंद देशों की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा हो वो इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर क्या एक्शन लेंगे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि क्या ही एक्शन ले सकेंगे। आखिर में जाते जाते इस पूरे मुद्दे पर आप लोग भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी अगर वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।